हेलो एवरीवन, मैं नाम है सुधांशु कुमार, एमबीबीएस स्टूडेंट, पीएमसीएच पटना। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी 11th का चैप्टर नंबर 21। ओके, क्या नाम है टॉपिक का? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आज हम आधा पढ़ाएंगे, हाफ चैप्टर्स। पार्ट 1 ये वीडियो है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सक्रेशन मैंने पढ़ा दिया हूँ। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। चलिए एक एक चैप्टर देखते हैं अच्छे से। ओके, चलिए पहला लाइन है कोऑर्डिनेशंस का, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का। ठीक है, पढ़ते जाते हैं सारी चीज। तो एज यू नो, जैसे कि हम जानते हैं, द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये कह रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे, एक सेकेंड, जैसा कि हम जानते हैं, एज द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये कह रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में कोऑर्डिनेशन मस्ट जरूरी है टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के मेंटेन करने के लिए कोऑर्डिनेशन मस्ट जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं। पूछ भी देता है कभी कभी कोऑर्डिनेशन का परिभाषा। तो देखो कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं कि coordination is the process through which two or more organs interacted and complement the functions of one another। देखो coordination क्या होता है, ये क्वेश्चंस पूछता भी है कभी कभी। coordination का परिभाषा भी पूछ देता है। coordination का देखो, कोऑर्डिनेशन क्या है? द प्रोसेस जिसमें, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच, जिसमें टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट्स, दो और उससे ज्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट्स होता है और कॉम्प्लीमेंट करता है द फंक्शंस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि कंप्लीट करता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। देखो क्या है कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। क्या कह रहा है कि अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो उस समय क्या होगा कि हमारे शरीर में एनर्जी का डिमांड बढ़ जाएगा। फॉर किसके के लिए? मस्कुलर एक्टिविटी के लिए। देखो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मस्कुलर की एक्टिविटी ज्यादा होगा। अगर मस्कुलर की एक्टिविटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमको एनर्जी का ज्यादा जरूरत पड़ेगा। वही चीज है। 10 और देखो क्या क्या होगा। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज्ड। आपको ही पता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई भी बढ़ जाएगा। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिएट्स एन इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखो अगर हम ऑक्सीजन का सप्लाई अगर बढ़ जाएगा तो इसके लिए हमको क्या करना है कि रेस्पिरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हमको ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा तो हमको पूरा स्पीड से सांस लेना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। अगर रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा। एंड हार्ट बीट बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स भी, ब्लड वेसल्स होके कि जो ब्लड का फ्लो होगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक ना। आप देखो नेक्स्ट कह रहा है कि ठीक है यहाँ तक तो हुआ। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज को स्टॉप करेंगे तो क्या क्या होगा? द एक्टिविटी ऑफ नर्व, लंग, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न्स टू देयर नॉर्मल कंडीशंस। देख लिए, जैसे हम एक्टिविटी रोके तो जितना भी जैसे हार्ट, लंग्स, ये सब सारे चीज क्या हो जाएंगे? नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक ना। चलो इसको अच्छे से फिर से समझा दूंगा। फिर है कि इसलिए द फंक्शंस ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड व्हाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। तो वही कह रहा है कि अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सारे जैसे मसल्स, फंक्शंस ऑफ मसल्स, लंग्स, किडनी, हार्ट, ब्लड, सारे चीज क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड रहता है। देखो हम यहाँ पे क्या सीखे? कोऑर्डिनेशन हम अभी सीख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है। तो कोऑर्डिनेशन का एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, जो में क्या होता है कि एक दूसरे को फंक्शंस को कंप्लीट करता है। किसमें? कोऑर्डिनेशंस में। जैसे कि एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या लिया कि अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा मसल्स का एक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर मसल्स का एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? अगर मसल्स का एक्टिविटी इंक्रीज हो गया तो हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। और आपको ही पता है कि अगर हम
एक्सरसाइज करते हैं तो हमको ऑक्सीजन भी ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में चाहिए तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपका हार्ट बीट बढ़ेगा। हार्ट बीट बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपका जो ब्लड वेसल्स में ब्लड पास होता है उसका भी क्या होता है कि उसका भी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो यही सब होता है कि अगर हम एक्सरसाइज किए तो ये सब चीज बढ़ा। फिर क्या हुआ, जैसे हम एक्सरसाइज स्टॉप किए तो जैसे लंग्स का एक्टिविटी इंक्रीज हो गया था, फिर वो रिटर्न हो जाएगा नॉर्मल में। हार्ट का एक्टिविटी जो इंक्रीज हुआ था ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जैसे हम एक्सरसाइज स्टॉप किए वो फिर क्या हो गया, रुक गया, मतलब कि वो नॉर्मल स्टेट में आ गया। तो इस तरह से इसका फंक्शंस क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेटमेंट में पूछता है। स्टेटमेंट वाला यहाँ पे एक पॉइंट आ गया कि देखो, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर क्विक कोऑर्डिनेशंस। न्यूरल क्या होता है ना, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस करता है और इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्विक होता है, क्विक कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो। ये स्टेटमेंट में पूछता है न्यूरल और ये क्या है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन है ना, तो उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन, दोनों में डिफरेंस पूछता है। अभी बस इतना पढ़ो न्यूरल का बारे में। न्यूरल बारे में क्या था कि इट प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट प्रोवाइड है कि प्रोवाइड्स क्विक कोऑर्डिनेशन, ये तुरंत कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, क्विक कनेक्शंस। याद रखना ये स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चंस आएंगे, ये वाले स्टेटमेंट अब उससे आएंगे, जरूर पूछेगा। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशंस। ओके, चलिए अब हम लोग न्यूरल सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलिस्ट कॉल न्यूरल। ये आपको ही पता है कि जितना भी न्यूरल सिस्टम्स होता है हमारे बॉडीज में, वो जितना भी एनिमल सेल्स होता है उसमें क्या होता है, न्यूरल सिस्टम कौन चीज का बना होता है, न्यूरॉन्स का। जो क्या करता है, कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस। न्यूरॉन क्या करता है, या न्यूरल सिस्टम क्या करता है, डिटेक्ट करता है, रिसीव्स करता है एंड ट्रांसमिट करता है क्या, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस को। ओके, द न्यूरल ऑर्गेनाइज इज वेरी सिंपल इन लोअर। देखो ये भी, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया कि जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होगा ये वेरी सिंपल होगा, किसमें, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, हाइड्रा क्या होता है, कंपोज होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन के नेटवर्क का बना होता है। जबकि हम देखेंगे अब जो नेक्स्ट मेरा इंपोर्टेंट लाइन है इसमें में है कि द न्यूरॉन सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। ये भी पूछता है कि न्यूरल सिस्टम सब बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन, कहां से बेटर ऑर्गेनाइज होता है, इंसेक्ट में। जबकि ब्रेन, वेयर ए ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। इंसेक्ट में बेटर ऑर्गेनाइज होता है न्यूरॉन। ओके, ये पूछता है। एंड इसमें क्या होता है कि ब्रेन प्रेजेंट होता है अलोंग विथ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। वर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है कि मोर डेवलप्ड, वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद करना ही करना है। जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो देखो इसमें क्या मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि क्या हमको इसमें सीखना है। पहले देखो कि इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स में जो न्यूरल सिस्टम्स होता है क्या होता है, सिंपल होता है, सिंपल सिंपल होता है, वेरी सिंपल। याद रखना है, वेरी सिंपल न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल लिया हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंस होता है बच्चा। क्या प्रेजेंस होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूरॉन जो होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड कहाँ होता है, तो न्यूरल सिस्टम जो होता है बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है कहाँ, इंसेक्ट में। याद रखना है, बेटर ऑर्गेनाइज्ड कहाँ होता है, न्यूरल सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड कहाँ होता है, इंसेक्ट में। ठीक ना, इंसेक्ट में क्या क्या प्रेजेंस होगा, क्या क्या इसके पास प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट के पास ब्रेन भी प्रेजेंट होता है अलोंग विद गैंग्लिया।
ब्रेन भी प्रेजेंट along with number of ganglia and neural tissue, गैंग्लिया प्लस न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्टिब्रेटा हैव मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम, वर्टिब्रेटा के पास क्या होता है, मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। देखो अगर बेटर ऑर्गेनाइज न्यूरल सिस्टम पूछेगा तो बताएंगे इंसेक्ट, और मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम पूछेगा तो बताएंगे वर्टिब्राटा। ओके, चलिए अब ह्यूमन में जो न्यूरल सिस्टम होता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, देखो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम होता है वो कितने में डिवाइड है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और सीएनएस में क्या क्या प्रेजेंस होता है, देखो 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 यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम होता है ना, इसको हम क्या लिखे, न्यूरल सिस्टम ही लिखते हैं। एक सेकेंड, न्यूरल न्यूरल सिस्टम्स कितना भाग में डिवाइड है, दो भाग में। कौन कौन सा भाग है बच्चा, एक है, कौन कौन सा भाग है, एक है सीएनएस, दूसरा है पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो सीएनएस में क्या क्या प्रेजेंस होता है, तो सीएनएस में इंक्लूड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीएनएस सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सीएनएस इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। सीएनएस में क्या क्या इंक्लूड रहता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इंक्लूड रहता है, इसको याद कर लेंगे। सीएनएस में क्या क्या रहेगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड प्रेजेंट होगा। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड प्रेजेंट होगा। जबकि आप देखेंगे, अब देखो नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन कि एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग, ये क्या होता है सीएनएस, साइट है तो किसका, इंफॉर्मेशन का, प्रोसेसिंग का और कंट्रोलिंग का। अब देखेंगे नेक्स्ट की द पीएनएस कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ ऑल द नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस। कह रहा है कि पीएनएस जो होता है कॉम्प्रोमाइजेज रहता है ऑल द बॉडी ऑफ नर्व्स विच आर इंटीग्रेटेड विद द सीएनएस, जो सीएनएस से संबंध रखता है या जो सीएनएस से बाहर निकलता है। ठीक ना, the nerve fiber of the PNS are two types, PNS के पास कितना टाइप्स के नर्व फाइबर होता है, दो, एक होता है एफरेंट फाइबर, दूसरा होता है इफरेंट फाइबर। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सीएनएस के पास, सॉरी पीएनएस के पास, पीएनएस है ये, पीएनएस के पास कितना नर्व फाइबर है, दो नर्व फाइबर है, टू नर्व फाइबर है। एक वो कौन था, एफरेंट, ये याद रखना है, और दोनों क्या करता है ये भी याद रखना, मैं बता रहा हूँ, एफरेंट एंड इफरेंट। ओके बच्चा, तो देखो एफरेंट क्या करता है कि एफरेंट नर्व फाइबर्स, द एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू द सीएनएस एंड इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू द कंसंट्रेट पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन। देखो दो फाइबर्स है, एफरेंट फाइबर है, दूसरा इफरेंट फाइबर है। एफरेंट फाइबर क्या करता है कि इंपल्स को ट्रांसमिट करता है, कहां से कहां तक, ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गेन्स टू सीएनएस, टिश्यू और ऑर्गेन, टिश्यू से सीएनएस तक इंपल्स कहां कौन पहुंचाता है, एफरेंट। नाम है एफरेंट, मतलब आओ टिश्यू जहां कहीं भी चोट लगा वहां से, मान लेते यहाँ पे चोट लग गया इस हाथ में, यहाँ से इंपल्स कहां जाएगा, मान लेते यहाँ पे हम स्टिमुलाई दिए, स्टिमुलाई दिए तो यहाँ से इंपल्स आएगा कहाँ, सीएनएस में, तो कौन लाएगा, एफरेंट। और फिर देखो यहाँ से ये गया स्टिमुलाई, फिर ये कोई बोलेगा कोई फंक्शन से कोई इंपल्स, फिर ब्रेन भी भेजेगा सीएनएस, तो सीएनएस इंपल्स भेजेगा तो सीएनएस ब्रेन से फिर यहाँ टिश्यू तक कौन लाएगा, इफरेंट लाएगा। तो एफरेंट क्या करता है बच्चा कि जो इंफॉर्मेशन होता है या इंपल्सेस होता है उसको कहां से कहां ले जाता है, इंपल्स को ले जाता है टिश्यू टू सीएनएस, टिश्यू से कहां ले जाता है, सीएनएस तक। दूसरे हम इफरेंट की बात करेंगे तो ये कहां से कहां ले जाता है, ये ले जाता है इंपल्स को सीएनएस से टिश्यू तक। समझ गए, देखो फॉर एग्जांपल लो ना, अभी हम लोग सीखते हैं, मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे स्टिमुलस डाले, कोई स्टिमुलाई हुआ या कोई चोट ही लग गया, फिर क्या होगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगा सीएनएस में, तो कोई कैसे जाएगा सीएनएस,
इस होके जाएगा, कौन सा फाइबर ले जाएगा, कौन सा नर्व फाइबर ले जाता है, तो एफरेंट, एफरेंट मतलब आओ सीएनएस में। फिर यहाँ से क्या होगा कि कोई इंफॉर्मेशन भेजेगा सीएनएस कि हम क्या वर्क करें इस पे, तो सीएनएस से इंफॉर्मेशन को यहाँ तक कौन लेके आएगा, इफरेंट। याद रह गया, टिश्यू टू सीएनएस जो फाइबर ले जाएगा उसको बोलेंगे एफरेंट फाइबर, और फिर सीएनएस से टिश्यू तक जो फाइबर इंफॉर्मेशन को लाएगा उसको बोलेंगे इफरेंट फाइबर। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन हम लोग का जो है वो है कि देखो, द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। पीएनएस को अब कितना भाग में बांटा गया है, टू डिवीजन में। ठीक है, याद करना है सारी चीजें। पीएनएस को दो डिवीजन में बांटा गया, एक का नाम है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा का नाम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसको मान लेते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, इसका नाम है मान लेते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस। ओके, तो देखो अब हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि एसएनएस क्या करता है और एएनएस क्या करता है, मतलब सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये एसएनएस से कंफ्यूज मत हो जाना, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ एसएनएस मतलब हुआ सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये भी हमको याद रखना है। तो देखो देखो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछता है। देखो देखो, द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिले करता है इंपल्सेस को फ्रॉम द सीएनएस टू द स्केलेटल मसल्स, व्हाइल द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट करता है इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू द इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। दोनों मंत्र समझे, दोनों में डिफरेंस समझे बच्चा, कि देखो सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंपल्सेस को लाता है सीएनएस से सोमेटिक सेल, दैट मींस स्केलेटल सेल्स। ओके, जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंपल्सेस को लाता है सीएनएस टू, सीएनएस से कहां लाता है, विसरा ऑर्गन में, विसरल ऑर्गन में, या जो भी नॉन वॉलेंट्री ऑर्गन है, नॉन वॉलेंट्री पार्ट्स है बॉडी का, जैसे स्मूथ मसल्स इज द नॉन वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, यहां तक लाता है। दोनों में डिफरेंस समझे। पहला सोमेटिक नर्वस सिस्टम, देखो ये भी इंफॉर्मेशन लाता है कहां से कहां तक, सीएनएस से सोमेटिक सेल, दैट मींस स्केलेटल मसल्स तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों में डिफरेंस पूछता है या खूब पूछा है कि सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिले करता है इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक जो लाता है इंपल्सेस को, वो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम है। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन, इनवॉलेंट्री ऑर्गन जो भी है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिया स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक ना, देखो क्या दोनों में डिफरेंस था। देखो यहाँ पे हम लोग सीखते हैं, देखो एक था सोमेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, ये कैसे कैसे ट्रांसमिट करता है इंपल्सेस को, ट्रांसमिट इंपल्सेस कहां से कहां तक बच्चा बोलो, ट्रांसमिट इंपल्सेस कहां से कहां तक ले जाता है, हाँ जी गुड, कहां से, सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, या इसी को बोलेंगे सोमेटिक सेल्स, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, जबकि हम एएनएस की बात करेंगे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स की बात करेंगे, ये इंपल्सेस को ट्रांसमिट कहां से कहां करेगा बच्चा, ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन, इनवॉलेंट्री ऑर्गन बोलो, टिश्यू बोलो, कुछ भी बोलो, इनवॉलेंट्री ऑर्गन, इनवॉलेंट्री ऑर्गन दैट मींस कि जो मैं अपने इच्छा के अनुसार काम ना करे, जैसे कि यहाँ पे स्केलेटल मसल्स नॉन ये वॉलेंट्री था, ये इनवॉलेंट्री क्या होगा, स्केलेटल मसल्स नहीं स्मूथ मसल्स ये होगा। ओके, दोनों में डिफरेंस समझ गए, ये सब चीज पूछता है, याद रखना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिम्फेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्फेटिक न्यूरल सिस्टम। ओके, तो याद कर लो ना, ये दोनों सिस्टम देखो, एएनएस भी कितना भाग में बांट गया, दो भाग में, कौन कौन, सिम्फेटिक, ये पैरासिम्फेटिक, अपना याद कर लेना। देखो क्या क्या हम लोग पहले अभी पढ़ लेते हैं, फिर आपको दोबारा भी बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि विसरल नर्वस सिस्टम। देखो विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम भी क्या किसका पार्ट है,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो क्या कहता है, दैट कॉम्प्रिजेज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर गैंग्लियन प्लेक्सस बाय व्हिच इंपल्सेस ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम विसरा एंड फ्रॉम द विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो विसरा मतलब समझ में आता है, देखो हमारे बॉडी में जो विसरा है क्या क्या है, लंग्स, किडनी, स्प्लीन, ये सब सारे हम मेरा विसरा है, हार्ट आल्सो। यहाँ देखो देखो विसरा कौन कौन सा है, हार्ट है, किडनी, जो अंदर में जितना सारे ऑर्गेन है, हार्ट, किडनी, लंग, लंग्स, हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सब सारे चीज क्या है, या स्प्लीन भी बोलो, ये सारे चीज विसरा है। तो देखो इससे रिलेटेड जितना भी नर्व होगा ना बच्चा, इससे रिलेटेड जितना न्यूरल सिस्टम होगा वो सब चीज क्या होगा, वो विसरल नर्वस सिस्टम होगा। ओके, वही कह रहा है कि पार्ट ऑफ द, ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स का पार्ट है कौन, विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि कॉम्प्रोमाइजेज करता होल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ नर्व फाइबर्स गैंग्लिया एंड प्लेक्सस, जहां से इंपल्सेस ट्रेवल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरा। देखो मान लेते हैं ये सीएनएस है, सीएनएस से आता है विसरा में और विसरा से सीएनएस, ये सारे जो नर्व सिस्टम है जो विसरा से रिलेटेड है वो सारा चीज क्या है, विसरल नर्व सिस्टम, उसको अलग नाम दे दिया है जो कि किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स का पार्ट है। ओके, इस पेज में हमको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको हम एक बार फिर से बता देते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम्स का एक फिर से दोबारा पॉइंट ये बता देते हैं, मैंने बताया था कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम्स को दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया न्यूरल सिस्टम्स को, दो भाग में, एक को सीएनएस दूसरे में पीएनएस, दो भाग में बांटे, एक सीएनएस है दूसरा पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ओके, और यहाँ पे एक और चीज देखें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के पास दो फाइबर्स होता है, एक होता है एफरेंट होता है, दूसरा इफरेंट होता है। एफरेंट फाइबर क्या करता है, इंपल्सेस कहां से टिश्यू टू सीएनएस ले जाता है, वो एफरेंट हो गया। इफरेंट क्या होगा, जो सीएनएस से टिश्यू इंपल्सेस को लाएगा या इंफॉर्मेशंस को लाएगा, उसको हम इफरेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीएनएस भी दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स है पीएनएस के, एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंस बता दिए थे कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है कहां से कहां, सीएनएस से लेके स्केलेटल मसल्स तक, जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट करता है इंपल्सेस कहां से कहां, सीएनएस टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन, कहां से कहां, सीएनएस से लेके इनवॉलेंट्री ऑर्गन में। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे सीएनएस टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन। ओके, अब हम लोग चलते हैं सीएनएस टू स्केलेटल मसल, सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन, ये भी देख लिए। चलिए इतना इसमें इंपॉर्टेंट था। देखो न्यूरल सिस्टम्स टू पार्ट, कौन कौन, सीएनएस एंड पीएनएस। पीएनएस का भी दो पार्ट याद रख लेना, एसएनएस मतलब सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स के भी दो पार्ट्स, टू पार्ट्स, एक होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे किस पे, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं द न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहां से पढ़ेंगे। देखो कह रहा है कि न्यूरॉन जो होता है ना, ये न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। न्यूरॉन कैसा स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, कंपोज्ड ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स, तीन मेजर पार्ट्स के बने होते हैं। क्या क्या नाम है, सेल बॉडीज नाम है, एक का नाम है डेंड्राइट्स, एक है एक्सॉन, एक सेल बॉडी है, दूसरा डेंड्राइट्स है, तीसरा एक्सॉन है। सेल बॉडी के पास क्या क्या प्रेजेंट है देखो ना, मैं बता रहा हूँ, ये देखो न्यूरॉन है, ठीक है। उसने बताया कि न्यूरॉन के तीन पार्ट्स होते हैं, दिस इज द सेल बॉडी, जो बड़ा वाला है ये सेल बॉडी है, ये जो निकला हुआ है ये एक्सॉन है, और ये एक्सॉन हो गया सेल बॉडी, एक्सॉन, और किसके बारे में बताया था, डेंड्राइट, ये देखो डेंड्राइट है, ठीक ना। तो वही देखो सेल बॉडी, तो कह रहा है कि सेल बॉडी के पास क्या क्या प्रेजेंट है, कह रहा है कि द सेल बॉडी कंटेंट साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनिल्स एंड सर्टेन ग्रेन्यूल बॉडी कॉल्ड निसल्स ग्रेन्यूल। क्या प्रेजेंट होता है, निसल, देखो ये सेल बॉडी है,
सेल बॉडी है तो ये देखो जब ये सेल बॉडी है इसमें देखो क्या क्या ग्रेन्यूल्स प्रेजेंस है, छोटा 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 ये सारे चीज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंस है, जिसको हम निसल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं। कहाँ गया निसल्स ग्रेन्यूल, नाम लिखा होगा, ये क्या है निसल्स ग्रेन्यूल है, ये वाला पार्ट जो ग्रेन्यूल की तरह दिख रहा है और इसके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। नीट 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था कि निसल ग्रेन्यूल इज मेड अप ऑफ, तो निसल ग्रेन्यूल किस किस चीज का बना होता है बच्चा, ये बना होता है आपको निसल्स ग्रेन्यूल क्या क्या चीज का बना होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स के द्वारा बना होता है, याद रखना। ठीक है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, निसल ग्रेन्यूल शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीट, आप देखो निसल ग्रेन्यूल हो गया। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी आल्सो कंटेन्स निसल ग्रेन्यूल्स एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। नेक्स्ट पार्ट हमको बताया गया किसके बारे में, डेंड्राइट्स के बारे में। तो डेंड्राइट्स नहीं जानते, देखो ये सेल बॉडी है, ये वाला सब सेल बॉडी है, सेल बॉडी से डेंड्राइट निकला हुआ है ना, कह रहा है स्मॉल प्रोजेक्शंस जो कि आप सेल बॉडी से निकल रहा है, ये सारी चीज डेंड्राइट है। देखो ना ये डेंड्राइट बता रहा है, इसके पास भी निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, वही चीज लिखा है शॉर्ट फाइबर्स व्हिच ब्रांच repeatedly and project out of the cell body also contains निसल ग्रेन्यूल्स एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट। क्या बोलते हैं उसको, डेंड्राइट बोलते हैं। दीज फाइबर डेंड्राइट्स बोलते हैं। ओके, मेन जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना वो अब आएगा। देखो दीज फाइबर ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, को पूछता है दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये जो डेंड्राइट्स होता है बच्चा वो इंपल्सेस को सेल बॉडी की तरफ लाता है। देखो ये है आपका सेल बॉडी, ये वाला पार्ट है सेल बॉडी, तो सेल बॉडी ये है डेंड्राइट आपका। तो डेंड्राइट क्या करता है, इंपल्सेस को किधर की तरफ लाता है, सेल बॉडी की तरफ लाता है, सेल बॉडी की तरफ इंपल्सेस को कौन लाता है, डेंड्राइट। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द एक्सॉन। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे द एक्सॉन। द एक्सॉन इज लॉन्ग फाइबर द डिस्टल इज, ठीक है, ये देखो ये एक्सॉन है, एक सेकेंड, देखो ये आपका लॉन्ग फाइबर वाला बात जो कह रहा है ये आपका एक्सॉन है, ये देखो यहाँ तक आपका एक्सॉन है, ये लॉन्ग फाइबर होता है। जो पॉइंट लिखा वो सब चीज देखते जाए कि ये लॉन्ग फाइबर होता है। ओके ठीक है, द डिस्टल एंड ऑफ व्हिच इज ब्रांच, देखो ये इसका डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड ये ब्रांच हो गया, ब्रांच व्हिच इज ब्रांच, ईच ब्रांच टर्मिनेट एज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोब। देखो बच्चा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो कह रहा है कि जो न्यूरॉन है, ये जो न्यूरॉन है आपका उसका जो डिस्टल एंड होता है वो ब्रांच्ड होता है। ओके, अब प्रत्येक ब्रांच देखो एंड किससे हो रहा है, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर से हो रहा है नॉब लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब, जिसके पास क्या रहता है, व्हिच पोसेस सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। देखो ये आपका जो डिस्टल एंड ऑफ द एक्सॉन्स डिवाइड है ब्रांचेज में, प्रत्येक ब्रांचेज टर्मिनेट है किसमें, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। और दूसरा कि सिनेप्टिक नॉब में क्या प्रेजेंस होता है, कंटेन होता है क्या, सिनेप्टिक नॉब के पास सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंस होता है, और सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या प्रेजेंस होता है, तो उसमें प्रेजेंस होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं तभी से कह रहा था कि देखो द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व, नहीं इसको अंदर हाईलाइट करना ही करना है। देखो कह रहे कि द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द सिनेप्स और टू न्यूरल मस्कुलर जंक्शंस। यहाँ पे दो चीज देखे हम लोग ने, एक डेंड्राइट के बारे में सीखना है, दूसरा एक्सॉन, दोनों ही प्रोसेस है। तो डेंड्राइट क्या करता है बच्चा कि इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है टुवर्ड्स द सेल बॉडी, समझे, ट्रांसमिट इंपल्स को ट्रांसमिट करता है किधर, या लाता है इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी के तरफ इंपल्सेस को लाता है। जबकि एक्सॉन क्या करता है ना, इंपल्स को ट्रांसमिट करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब ये ट्रांसमिट, ये क्वेश्चंस खूब पूछते हैं, याद रखना है, ट्रांसमिट इंपल्सेस
अवे फ्रॉम सेल बॉडी। दोनों में डिफरेंस समझे। डेंड्राइट क्या करता है, इंपल्स को ट्रांसमिट करता है, किधर से किधर, टुवर्ड सेल बॉडी। जबकि एक्सॉन क्या करता है, इंपल्स को ट्रांसमिट करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से दूर इंपल्सेस को कौन ले जाता है, एक्सॉन। सेल बॉडी के तरफ इंपल्सेस कौन लाता है, डेंड्राइट। ये खूब पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट, न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। वैसे 4 टाइप्स भी होते हैं, बहुत सारे टाइप्स है, ध्यान नहीं देना, हम लोग को 3 टाइप्स पढ़ना है। ठीक है, 3 टाइप्स कौन कौन सा, एक होगा मल्टीपोलर, दूसरा होगा बाइपोलर, तीसरा होगा यूनिपोलर। एक होगा मल्टीपोलर, दूसरा होगा बाइपोलर, तीसरा होगा यूनिपोलर। तीनों के बारे में जानेंगे। मल्टीपोलर किसको बोलते हैं, तो मल्टीपोलर उसको बोलेंगे जिसके पास एक्सॉन एक हो और डेंड्राइट 2 या उससे ज्यादा हो। मल्टीपोलर किसको बोलेंगे, जिसके पास एक एक्सॉन हो और जो आपका डेंड्राइट हो 2 या उससे ज्यादा होगा, तो उसको बोलेंगे हम मल्टीपोलर, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। एग्जाम्पल पूछता है बच्चा ये। ओके, कहां प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। दूसरा आपका है बाइपोलर। बाइपोलर मतलब क्या हुआ, जिसके पास एक एक्सॉन है हो और एक डेंड्राइट हो, विथ 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट। और ये कहां प्रेजेंट होता है, ये पूछता है कहां प्रेजेंट होता है, रेटिना ऑफ आई में प्रेजेंट होता है। अब तीसरा आपका है यूनिपोलर। यूनिपोलर में क्या होता है, सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन ओनली, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 एक्सॉन प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे यूनिपोलर। और कहां प्रेजेंट होता है, यूजुअली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ओके बच्चा, इतना हमको याद रखना है। 3 टाइप्स हैं, एक था मल्टीपोलर, दूसरा है यूनिपोलर, सॉरी मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। तो देखो, तीनों का मल्टीपोलर में क्या डिफरेंस, मल्टीपोलर किसको बोलेंगे, एक एक्सॉन प्लस 2 प्लस या 2 या उससे ज्यादा डेंड्राइट। देखो मल्टीपोलर, ये सब चीज याद रखना, कुछ याद रहने रही, ये तो खूब पूछता है। मल्टीपोलर, तो मल्टीपोलर में क्या होगा, एक्सॉन कितना होगा बच्चा, एक्सॉन तो एक ही होता है, और आपका एक्सॉन 1 और डेंड्राइट आपका कितना होगा, 2 या उससे ज्यादा या मोर। ये कहां प्रेजेंट होता है, एग्जांपल भी याद रखना है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा, याद रखना ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा हमको याद किसको रखना है, ये मल्टीपोलर देख लिया, बाइपोलर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होता है, एक्सॉन तो एक ही होगा सब में, एक्सॉन 1, डेंड्राइट भी आपका 1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब चीज हमेशा आप एमबीबीएस भी करोगे वहां भी ये सब चीज आते हैं। डेंड्राइट 1, इसका एग्जांपल क्या होगा बाइपोलर का, रेटिना ऑफ आइज, रेटिना में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है यूनिपोलर। तो यूनिपोलर के बारे में आप क्या जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट होता है, एक्सॉन इज प्रेजेंट, डेंड्राइट एब्सेंट, डेंड्राइट नहीं प्रेजेंट होता इसके पास। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। कहां प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तीनों चीज देख लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको हमेशा याद रखेंगे। अब देखेंगे, अब एक्सॉन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स, 2 प्रकार के एक्सॉन्स होते हैं। क्या क्या नाम है, एक माइलिनेटेड होगा, दूसरा नॉन माइलिनेटेड होगा। एक होगा माइलिनेटेड, जिसके पास माइलिन प्रेजेंट नहीं है, माइलिन सीट प्रेजेंट है, उसको माइलिनेटेड बोलेंगे। जिसके पास माइलिन सीट एब्सेंट रहेगा, उसको नॉन माइलिनेटेड बोलेंगे। क्या क्या नाम है, क्या क्या एक्सॉन्स है, एक माइलिनेटेड एक्सॉन होगा, दूसरा नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होगा। अब देखो, अब मेन यहाँ से भी एक क्वेश्चन आते हैं, पूछता है, देखो द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इन्वॉल्व्ड विथ स्वान सेल्स। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है किसके द्वारा इन्वॉल्व होता है, स्वान सेल्स के द्वारा, जो कि फॉर्मेशन करता है माइलिन शीथ का अराउंड द एक्सॉन। ठीक है, अब देखो, द गैप्स बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नॉड्स ऑफ रेनिवियर। ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो, ये आपका माइलिन शीथ है, ये आपका क्या है, माइलिन शीथ, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। देखो
माइलिन शीथ है। अब माइलिन शीथ, ये भी माइलिन शीथ, ये भी आपका माइलिन शीथ है। देखो दो माइलिन शीथ के बीच में एक गैप प्रेजेंट है यहाँ गैप। इस गैप को क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रेनवियर। याद रख लेना है। माइलिन से दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में एक गैप प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे नोड्स ऑफ रेनिवियर। ये तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि माइलिन शीथ आर प्रेजेंट इन या माइलिनेटेड। देखो माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, पूछता है बच्चा ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जबकि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल्स दैट डज नॉट फॉर्म ए माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन एंड इट इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम्स। यहाँ से एक क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आता है कि जो आपका माइलिनेटेड शीथ है वो देखो यार, माइलिनेटेड नर्व कहाँ प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन आता है माइलिनेटेड नर्व कहाँ प्रेजेंट होता है, तो स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में। जबकि नॉन माइलिनेटेड नर्व कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में। रुकना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन बताऊंगा आपको। देखो माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चा, माइलिनेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट होता है आपको कहां प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में, याद रखना। जबकि नॉन माइलिनेटेड कहां प्रेजेंट होगा बच्चा, ये भी याद रखने की जरूरत है। नॉन माइलिनेटेड कहां प्रेजेंट होगा, नॉन माइलिनेटेड कहां प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होगा आपको ऑटोनोमस एएनएस एंड एसएनएस में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम्स में नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, जो स्टेटमेंट में आता है कि एक चीज देखो बच्चा, कि जब हम लोग कह रहे हैं कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात कर रहे थे, एक सेकेंड, जब हम लोग माइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात कर रहे थे तो वहां भी बोले हैं कि ये इन्वॉल्व होता है किसके द्वारा, स्वान सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा इन्वॉल्व होता है, स्वान सेल्स के द्वारा। और एक चीज ये भी याद रखना कि जो आपका नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर भी जो होता है, यहाँ देखो ये आपका अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है, ये भी इनक्लोज्ड होगा स्वान सेल्स के द्वारा, लेकिन ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन एक चीज देखे, जो स्वान सेल होता है, जो स्वान सेल होता है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर के तरफ भी प्रेजेंट होता है और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर को भी इनक्लोज करता है। ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ही स्वान सेल प्रेजेंट होता है, स्वान सेल दोनों को इनक्लोज करता है, माइलिनेटेड को भी और नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर को भी। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, खूब पूछता भी है, ठीक ना। डिप लोग बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो स्वान सेल माइलिन का फॉर्मेशन जिसमें होगा उसी में स्वान सेल्स प्रेजेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। माइलिनेटेड में भी स्वान सेल्स प्रेजेंट है और अनमाइलिनेटेड में भी स्वान सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। सब चीज समझ गए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था लाइन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ओके, नर्व इम्पल्सेस। ओके, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ गए तो समझे जंग जीत गए। ओके, मैं आपको आसानी से धीरे धीरे इसके बारे में समझाऊंगा। ओके, चलो समझते हैं ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं भी जब नीट की तैयारी करता था उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मैं आपको समझा दूंगा। ओके, चलिए, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। चलिए एक एक लाइन पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं तभी समझ में आएगा, स्पीड करेंगे तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। ओके, देखो कह रहा है कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट। क्या कह रहा है यहाँ पे कि न्यूरॉन्स कौन सा सेल है, एक्साइटेबल सेल है। क्यों एक्साइटेबल सेल्स है, क्योंकि इसका जो मेम्ब्रेन होता है किस स्टेट में रहता है, पोलराइज्ड स्टेट में होता है। अब कह रहा है कि डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन इज पोलराइज्ड, ये अब सीखेंगे, अभी आगे में इसका आंसर भी दे दिया है। देखो कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। डिफरेंट टाइप्स के आयन चैनल प्रेजेंट होता है कहाँ, न्यूरल मेम्ब्रेन के पास।
These ion channels are selective permeable to the different ion. जो ये आयन चैनल होता है सबके लिए डिफरेंट आयन के लिए सेलेक्टिव परमेबल होता है, ठीक ना। अब जो एक नया चीज जो पूछेगा कि व्हेन जब न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्सेस, तब उस केस को बोलेंगे रेस्टिंग। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली more permeable to potassium ion and nearly impermeable to sodium ion। क्या कह रहा है बच्चा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं समझाऊंगा अभी, टेंशन ना लो। कह रहा है कि जब न्यूरॉन कोई इंपल्सेस को कंडक्शन नहीं कर रहा है उस समय क्या हो रहा है, कंडक्शन नहीं कर रहा है तो उस समय क्या होता है पता है कि जो एब्डोनल मेम्ब्रेन होता है कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन, मतलब कि वो पोटेशियम आयन का परमेबल होता है, जबकि नियरली इम्परमेबल होता है किसका, सोडियम आयन का, मतलब सोडियम आयन का इम्परमेबल होता है। सिमिलरली उसी तरह द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। देखो ये क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूं। यहां से एक फिगर छोटा सा समझो ध्यान से। देखो मान लेते ये न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, ठीक है बच्चा, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है। ये हम अभी सीख रहे हैं कि कैसे न्यूरॉन का मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होता है। जब ये रेस्ट में है ना, जब न्यूरॉन रेस्टिंग मतलब समझ गए ना, रेस्टिंग फेज मतलब समझते हो कि जब न्यूरॉन इंपल्सेस का कंडक्शन नहीं करेगा उसको हम रेस्टिंग फेज कहेंगे। इस समय क्या होगा बच्चा कि ये क्या होगा, पोटेशियम का इम्परमेबल होगा, पोटेशियम का इम्परमेबल नहीं, एक सेकंड देख लेता हूं, वही तो पोटेशियम का परमेबल होगा। ओके, उल्टा बोल रहा था मैं, ये क्या होगा, पोटेशियम का परमेबल होगा, परमेबल होगा, और सोडियम का इम्परमेबल होगा। मैं समझाता, परमेबल इम्परमेबल तो मैंने समझाया हुआ हूं, यहां भी समझा देता हूं कि देखो परमेबल क्या होता है, इम्परमेबल क्या होता है। परमेबल मतलब देखो पोटेशियम का परमेबल और सोडियम का इम्परमेबल। और एक और चीज जो इसके अंदर में प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, इसके इंटरसेलुलर फ्लूइड हुआ, ये इंट्रासेलुलर हुआ, इसके अंदर को क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर। ये बाहरी वाला क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक ना। तो देखो ये प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन का भी ये इम्परमेबल होगा। प्रोटीन निगेटिव चार्ज प्रोटीन, या यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं, प्रोटीन लिखना सही नहीं है, यहाँ निगेटिव चार्ज का इम्परमेबल होगा, ये चीज होगा, निगेटिव चार्ज का इम्परमेबल होगा। सिखाता हूं ये सब क्या लिख रहा हूं मैं। देखो जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में था तो क्या हो रहा था कि एक पोटेशियम का परमेबल था, मतलब पोटेशियम इसके अंदर आ रहा था। ओके, पोटेशियम का परमेबल था लेकिन सोडियम का इम्परमेबल, मतलब सोडियम इसके अंदर नहीं आ रहे थे, ठीक है। पोटेशियम का परमेबल अंदर के तरफ पोटेशियम ज्यादा हो गया, और इसके अंदर जो निगेटिव चार्ज था ना, निगेटिव चार्ज का ये क्या था, इम्परमेबल था, मतलब ये निगेटिव चार्ज बाहर नहीं जा पा रहा था। अगर निगेटिव चार्ज बाहर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज अंदर में ज्यादा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज अंदर में बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, अंदर में माइनस डेवलप हो जाएगा, ठीक है, माइनस डेवलप हो जाएगा। समझना बढ़िया से, मैं समझा दूंगा बढ़िया से। निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और मैंने ये बताया कि सोडियम को अंदर आने ही नहीं देता है, बाहर में क्या होगा, सोडियम Na प्लस बढ़ जाएगा, मतलब प्लस चार्ज ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे। तो जो अब ये देखो रेस्टिंग फेज में क्या होता है, न्यूरॉन पोलराइज्ड स्टेट में होता है। देखो पोलराइज्ड स्टेट में होता है, पोलराइज्ड, दैट मीन्स आप समझे कि बाहर प्लस होता है मेम्ब्रेन में, अंदर नेगेटिव होता है, इस तरह से होता है। समझ में आया। देखो आगे एनसीईआरटी में क्या क्या लाइन लिखा हुआ है, मैं इसको दो बार समझाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, टॉपिक है ये। देखो
अब देखो मैंने ये पढ़े थे कि द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन का परमेबल था बच्चा, लेकिन मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन। सोडियम आयन का इम्परमेबल था, मतलब सोडियम आयन अंदर में नहीं आ पा रहा था। impermeable to sodium ion. Similarly, the membrane is impermeable to negatively charged protein present in the ectoplasma. वो कह रहा है कि सिमिलरली ऐसा क्या था कि निगेटिव चार्ज प्रोटीन जो था अंदर में एक्टोप्लाज्म, एक्सोन के अंदर में क्या होगा, एक्टोप्लाज्म होता है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह एक्सोन के अंदर क्या होगा, एक्टोप्लाज्म होगा। तब ये कह रहा है कि सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो कह रहा है कि जो यही बोल रहे थे ना, प्रोटीन निगेटिवली चार्ज, प्रोटीन भी ऐड कर दो, प्रोटीन का इम्परमेबल हो जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, एक्टोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। In contrast, the fluid outside the exon contain low concentration of potassium and high concentration of sodium, thus form a concentration gradient. समझे बात को? ये लाइन जो मैंने अभी समझाया, इसको एक बार फिर से फिगर से समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको दोबारा तीबारा जितना बार होगा उतना बार समझाऊंगा। देखो ये एक्सोन का मेम्ब्रेन है, एक्सोन का मेम्ब्रेन है, तो मैंने बताया है कि ये जब रेस्टिंग स्टेट में था, रेस्टिंग स्टेट में था तो क्या था, इसमें केस में क्या क्या था बच्चा, जो जो चीज था बोलो बोलो। पोटेशियम का परमेबल था, मतलब पोटेशियम का परमेबल था। दूसरी बात, सोडियम का इम्परमेबल था। सोडियम का इम्परमेबल था। तीसरी बात, जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट था एक्टोप्लाज्म में, उसका भी इम्परमेबल था, इम्परमेबल था। तो क्या होगा इससे, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बच्चा, देखो पोटेशियम देखो पोटेशियम अंदर आएगा, ठीक है ना, लेकिन सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा, ये 31। लेकिन जो अंदर में निगेटिवली चार्ज प्रोटीन था, प्रोटीन, ये भी आपको बाहर नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो बताओ क्या क्या हो जाएगा। ये आपका हो गया इंट्रासेलुलर या एक्टोप्लाज्म हो गया, या इसको देखते हैं एनसीईआरटी क्या लाइन बोला है इसको। एनसीईआरटी जो बोलेगा उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रासेलुलर बोला है कि क्या बोला है, देखते हैं। एक्टोप्लाज्म बोल रहा है इनसाइड द एक्सोन, ओके कोई बात नहीं। देखो ये बोला है, ये देखो इनसाइड द एक्सोन जो होगा, या इसको इंट्रासेलुलर भी बोलेंगे, या इसको बोलेंगे इनसाइड द एक्सोन, जो बाहर होगा उसको एक्स्ट्रा सेलुलर भी बोलेंगे, या बोलेंगे आउटसाइड द एक्सोन या आउटसाइड द एक्टोप्लाज्म। तो क्या होगा बताओ तो, इंट्रासेलुलर यानी कि अंदर के सेल में क्या होगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। निगेटिवली चार्ज प्रोटीन का लेवल, ये जब बाहर जा ही नहीं पा रहा है तो ये इसका भी लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। तीसरा केस क्या होगा, तीसरा सोडियम के लेवल डिक्रीज हो जाएगा बच्चा, सोडियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ओके। क्योंकि सोडियम तो भी तो जब बाहर से अंदर आ ही नहीं पा रहा है तो सोडियम के लेवल तो डिक्रीज हो जाएगा अंदर में। हाँ तो चलो ठीक है, ये अंदर हुआ एक्टोप्लाज्म, इंट्रासेलुलर दैट मींस एक्टोप्लाज्म, समझे। एक्टोप्लाज्म दैट मींस कि एक्सोन के अंदर की बात हो रही है। अब देखो बाहर की तरफ क्या होगा, ये हुआ बाहर, इसको बोलेंगे क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर बोले, या इसी को दूसरा बोल देंगे आउटसाइड द एक्सोन, आउटसाइड द एक्सोन। तो क्या क्या हुआ आउटसाइड द एक्सोन, देखो ये क्या हुआ, पोटेशियम बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, मतलब पोटेशियम का लेवल डिक्रीज हो गया, ठीक है। सोडियम जो है बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि बाहर में सोडियम का लेवल बढ़ गया, लेवल बढ़ गया।
ये पूछ देता है कि जब रेस्टिंग स्टेट में रहेगा तो कब सोडियम का लेवल ज्यादा रहेगा, जब कब पोटेशियम का लेवल ज्यादा रहेगा। ये सब चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको दो बार समझा दिया, एक बार फिर से एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं क्या क्या कह रहा है। देखो यहाँ तक तो समझ गए, इम्परमेबल टू सोडियम, ये यहाँ तक समझ गए। तो कह रहा है जब ये सब चीज सारे चीज हुए तो क्या होगा कि एक्टोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेंट हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। ये तो बता ही दिया कि क्या होगा, अंदर की ओर पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, निगेटिव चार्ज का प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सोडियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। वही सब सारे लाइन लिखे हुए हैं और कह रहा है कि ठीक है। जबकि कह रहा है कि फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए जब ऐसा हो जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। दीज आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। अब देखो देखो ये जो आप कह रहे हो ना, इसके कारण जो हम लोग को क्या हुआ था, ये पोटेशियम निगेटिवली चार्ज अंदर में बढ़ गया था, तो इसके कारण से अंदर में निगेटिवली चार्ज आ गया। ठीक है, निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया। ये इसके कारण क्या हो गया बच्चा, एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया, आयनिक ग्रेडियंट बोलेंगे। ग्रेडियंट डेवलप हो गया। कैसा ग्रेडियंट डेवलप हो गया, अंदर में निगेटिव चार्ज, बाहर में पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब पता है आपको ये जो ग्रेडियंट होता है मेंटेन किसके द्वारा होता है, मेंटेन किसके द्वारा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी जो मैं लिख रहा हूं। मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप, पोटेशियम पंप। एक सेकंड इसमें देखता हूँ एक्टिव ऐड किया है कि नहीं। जो एनसीईआरटी लिखेगा वो वही चीज हम लोग देखेंगे। These ionic gradient across the resting membrane are maintained by the active transport of ions। चलिए कोई बात ना, सोडियम पोटेशियम पंप्स बता देता हूं। सोडियम पोटेशियम पंप्स के द्वारा ये क्या होता है, मेंटेन होकर, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है 3 सोडियम आउटसाइड और 2 पोटेशियम इनटू द सेल। देखो हम बोले थे कि ये जो आपका बच्चा आयनिक ग्रेडियंट डेवलप हुआ था, आयनिक ग्रेडियंट जो आयनिक ग्रेडियंट जो डेवलप हुआ किसके द्वारा मेंटेन होगा, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, चलो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीखना जरूरी है। देखो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, मान लेते हैं ये आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप है। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है बच्चा, क्या करता है 3 Na+ को बाहर ले जाता है और 2K+ को अंदर लाता है। इस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है। ये क्या करता है बच्चा, 3 सोडियम प्लस को क्या करता है, आउटवर्ड बाहर ले जाता है, आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में 3 सोडियम को बाहर ले जाता है और 2 पोटेशियम आयन को अंदर ले आता है, इनवर्ड इन द एक्सोन। जैसे जैसे पूछेगा ना उस भाषा में आप दे देना, मैं आपका सिंपल भाषा बोल दिया। देखो 3 सोडियम को, ये सोडियम पोटेशियम पंप है, याद रखना ये सब सारी चीजें, ये पूछता है। सोडियम पोटेशियम पंप है, 3 सोडियम को बाहर ले गया, 2 पोटेशियम को अंदर ले गया। ठीक ना, यही मेंटेन करता आपका ये जो आयनिक ग्रेडियंट डेवलप हुआ था रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ये इसको मेंटेन करता है। इसमें जो पूछता है ना, ये पूछता है कितना सोडियम को बाहर ले जाता है, कितना को अंदर ले जाता है। ये भी पूछता है कि सोडियम को अंदर ले जाता है कि बाहर ले जाता है। ये सब चीज अच्छे से आप लोग याद कर लेना, ध्यान से समझ लो, मैंने अच्छे से समझा दिया हूं। चलो एक चीज तो मेरा खत्म हुआ, अब हम लोग यहाँ पे आते, चलो ठीक है। यही कह रहा है कि वही जो पोटेशियम ग्रेडियंट हुआ तो आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोसेस पॉजिटिवली चार्ज, में तो बता दिया कि बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और इनर सरफेस के पास कौन सा चार्ज डेवलप होगा,
इनर सरफेस के बिकम्स नेगेटिवली चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये सब चीज बता दिया हूँ। देखो अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था, ये सब चीज बता चुका हूँ। चलो अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला कोई सॉरी क्वेश्चन फॉर्मूला क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन भी पूछ देता है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। पूछेगा व्हिच ऑफ द व्हाट इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये आपका रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस across the resting plasma membrane is called resting potential। ठीक है, अब आगे की ओर चलेंगे, इतना चीज हम लोग समझ गए। ठीक है, अब देखो यू माइट भी, ये सब चीज कुछ भी नहीं है। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टिमुलस अप्लाई करेंगे। व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड एट साइट ए, फिगर 21.2 एग्जांपल पॉइंट ए। देखो यहाँ पे हम लोग ने इम्पल्स अप्लाई किया, ये पॉइंट ए है ना, यहाँ पे हम लोग ने इम्पल्स स्टिमुलस अप्लाई किया, तो क्या क्या हुआ वो सब देखेंगे। जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई किए ना, जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई किए तो क्या हुआ देखो, get on the polarized membrane, the membranes at the site A become freely permeable to sodium ion। जिसके कारण क्या होगा, देखो हमने क्या बताया था कि जब सेल रेस्टिंग स्टेट में होता था तो सोडियम आयन का इम्परमेबल होता था। देखो यहाँ बताया था मैंने, लेकिन जैसे ही हम स्टिमुलस अप्लाई करेंगे यहाँ पे पॉइंट ए पे, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ए पे स्टिमुलस अप्लाई करेंगे तो ये फ्री ये जो पॉइंट ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्री परमेबल टू सोडियम आयन। समझो बढ़िया से, फ्री परमेबल टू सोडियम आयन। कब ये ऐसा हुआ, जब हम स्टिमुलस अप्लाई किए। ओके, तो देखो अब क्या क्या चेंजेस होगा। देखो अब देखो फ्री परमेबल टू सोडियम आयन, दिस लीड्स टू रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दैट साइड। ओके, जिसके कारण क्या हो जाएगा, देखो रैपिड इनफ्लक्स क्या हो गया, सोडियम आयन का रैपिड इनफ्लक्स हो गया, सोडियम आयन का बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, अंदर में प्लस चार्ज का, देखो पोलैरिटी डिफरेंस हो जाएगा। जब अगर सोडियम प्लस का लेवल अंदर में बढ़ जाएगा, जो कि पहले कम था, बहुत कम था सोडियम प्लस का कंसंट्रेशन, अभी अगर सोडियम प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो प्लस चार्ज का कंसंट्रेशन अंदर में बढ़ जाएगा, तो पोलैरिटी आपका डिफरेंस हो गया, अंदर में प्लस हो गया और बाहर में माइनस। अगर सोडियम प्लस अंदर से यहाँ आ गया तो क्या होगा, पोलैरिटी डिफरेंस हो जाएगी ना, प्लस अंदर आ गया, बाहर में प्लस घट गया, बाहर में प्लस घटा, अंदर में बढ़ गया Na प्लस, जिसके कारण क्या होगा, पोलैरिटी का रिवर्स हो जाएगा। पहले अंदर में माइनस था तो प्लस हो जाएगा, बाहर में प्लस था तो माइनस हो जाएगा। दोबारा भी समझाऊंगा, आप ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अब क्या है, this leads to rapid influx of sodium ion followed by the reversal of the polarity at the site। बोले पोलैरिटी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। at the outer surface of the membrane becomes negatively charged and inner sides becomes positively charged। मैंने बता दिया ना, अगर सोडियम का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ेगा तो इनर सरफेस जो पहले माइनस था वो प्लस हो जाएगा, बाहर में अगर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, पोलैरिटी आपका डिफरेंट हो गया। देखो अब देखो ये जो आपका द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट साइट ए दस रिवर्ड एंड हेंस डिपोलराइज्ड। आप समझ में आया, ये जो आपका पोलैरिटी डिफरेंस हुआ ना, यहाँ पे क्या हुआ, साइट ए के पास पोलैरिटी क्या हो गया, रिवर्स हो गया, पोलैरिटी रिवर्स हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया पता है, ये जो मेम्ब्रेन पहले पोलराइज्ड था अब ये डीपोलराइज्ड हो गया। ठीक ना, तो आपसे पूछेगा क्वेश्चंस कि डीपोलराइज के केस में क्या होता है, तो डीपोलराइज के केस में क्या होता है, तो मेम्ब्रेन जो होता है सोडियम का फ्री परमेबल हो जाता है। ये सोडियम के फ्री परमेबल के कारण ही ना डीपोलराइज का कंडीशन आया, का फ्री परमेबल हो जाता है। ये क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। अब देखो डीपोलराइज्ड की बात समझ गए, किसको बोलेंगे डीपोलराइज्ड, कैसे डीपोलराइज्ड होगा, ठीक है।
अब देखो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब ये देखो अब क्या हो गया, जैसे ही पोलराइज हो गया ना, अब ये जैसे ही पोलराइज हो गया जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा। देखो ना एक सेकेंड, देखो ये रिवर्स हुआ, अंदर प्लस हो गया बाहर में माइनस हो गया। अब इसके कारण से जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, इसके कारण से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। दोबारा भी समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन न लो, ठीक है। ठीक है, यही एक्शन पोटेंशियल को ही बच्चा हम लोग बोलते हैं नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्स कुछ नहीं, वो एक एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक ना। अब देखो, अब देखो एट साइड्स ऑन द आउटर सरफेस, नहीं कहा गया, एट साइड्स इमीडिएटली एहिड द एक्सॉन साइट बी मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिवली चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिवली चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस। देखो ये चीज हम लोग सीखा, जहां पे हमने स्टिमुलस डाला था, मैंने पॉइंट ए पे स्टिमुलस डाला था बच्चा, तो जहां पे मैंने स्टिमुलस डाला था बस वहीं पे ये रिवर्स हुआ। देखो यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, लेकिन बाकी जगह पहले की तरह है। अब ये देखो पहले की तरफ हो गया, पहले की तरफ हो गया। देखो यहाँ अंदर में देखेंगे, अंदर में यहाँ पॉइंट ये मान लेते हैं, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो पॉइंट ए में बस रिवर्स पोलैरिटी हुआ, माइनस माइनस प्लस की जगह पे माइनस आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया, अंदर में प्लस हो गया। लेकिन पॉइंट बी में कुछ चेंज, जहां पे हम स्टिमुलस डालेंगे सिर्फ और सिर्फ पोलैरिटी का रिवर्स वही होगा, बाकी जगह नहीं होगा। देखो बी के जगह पे वही है जो पहले था, अंदर माइनस बाहर बाहर प्लस। देखो अब हम जानते हैं मूवमेंट ऑफ करंट किधर से किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो देखो आउटर सरफेस में करंट का डायरेक्शन इधर होगा, बी टू ए, ये क्वेश्चन पूछता है बी टू ए। जबकि इनर सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ प्लस है, इनर सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, दैट मीन्स ए टू बी होगा। ये क्वेश्चन पूछता है आउटर सरफेस में करंट का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, आउटर सरफेस में, एक सेकेंड रुकना, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं। आउटर सरफेस में जो करंट का मूवमेंट होगा आपको कहां से कहां होगा, बी टू ए होगा। जबकि इनर सरफेस में कहां से कहां होगा, ए टू बी होगा। ये क्वेश्चन पूछता है, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखो बी के पास तो प्लस ही है, यानी माइनस है, तो मूवमेंट ऑफ करंट किधर से किधर होगा, प्लस से माइनस की तरफ होता है ना। यही सब चीज है, यही सब चीज नीचे में भी लिखा हुआ है। एज ए रिजल्ट, यही चीज जो बोला हूं कि करंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम ए टू साइड बी, ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम द बी टू साइड ए। मैंने बता दिया यहाँ पे, देखो यही चीज लिखा यही चीज लिखा हुआ है कि आउटर सरफेस यही चीज लिखा है कि आउटर सरफेस में जो मूवमेंट ऑफ करंट होगा कहां से कहां होगा, बी से ए की तरफ होगा, जबकि इनर सरफेस में ए से बी की तरफ होगा। यही सब चीज लाइन लिखा हुआ है। अब देखो hence the polarity at the site is reversed and action potential is generated at site B, thus the impulse action potential अब जनरेट हो गया। यही सब चीज लिखा हुआ है जो कि मैंने अब समझा दिया, इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो क्या क्या सीखे हम लोग, यहाँ पे एक चीज सीखे, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, अच्छे से करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो जब आपका एक्सॉन रेस्ट था, रेस्टिंग स्टेट में था, तो क्या क्या होता था उस समय, जब आपका एक्सॉन रेस्टिंग स्टेट में था बच्चा, तो उस समय तीन चीज था, पोटेशियम का परमेबल था, सोडियम का इम्परमेबल था, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन का इम्परमेबल था। अगर पोटेशियम का परमेबल था मतलब पोटेशियम अंदर की ओर आता था लेकिन सोडियम अंदर नहीं आता था, और निगेटिवली चार्ज अंदर से बाहर नहीं जाता था। अगर निगेटिवली चार्ज अंदर से बाहर नहीं गया तो अंदर में क्या हुआ, निगेटिव चार्ज प्रोटीन ज्यादा हो गया, तो निगेटिव चार्ज डेवलप होगा अंदर की तरफ एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा बाहर की तरफ। तो एक चीज समझे कि जो आपका न्यूरल सेल्स होता है वो अपोलराइड होता है, तो निगेटिव चार्ज कब होता है, रेस्टिंग स्टेट में। रेस्टिंग स्टेट में एक चीज हम लोग समझे थे, जो आपका रेस्टिंग स्टेट में क्या था, माइनस था, निगेटिवली चार्ज कहां था, इनर के पास, इनर मेम्ब्रेन।
जबकि पॉजिटिव चार्ज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, याद रखना आउटर मेम्ब्रेन। ये आपका इनिशियली था जब ये रेस्ट था। अब क्या किया बच्चा, रेस्ट तो था, अब क्या किया, इस पे स्टिमुलस अप्लाई कर दिया, पॉइंट ए पे स्टिमुलस अप्लाई कर दिया ना, जो सोडियम आयन का ये इम्परमेबल था, जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई करेगा तो सोडियम आयन का फ्री परमेबल हो जाएगा, मतलब सोडियम आयन उसके पास कर सकता है फ्री, पूरा रेपिड, बहुत स्पीड से बहुत ज्यादा अमाउंट में सोडियम आयन पॉइंट ए के पास बाहर से अंदर की ओर जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, बाहर में सोडियम प्लस का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा और अंदर में बढ़ जाएगा, तो प्लस का कंसंट्रेशन अंदर में बढ़ेगा। इसलिए क्या होगा, जब जो इनर सरफेस में पहले निगेटिव चार्ज था, निगेटिव की जगह प्लस हो जाएगा, जो बाहर में प्लस था वो निगेटिव हो गया, जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ पोलैरिटी। ये जो रिवर्स ऑफ पोलैरिटी हो गया ना, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। यही एक्शन पोटेंशियल आपका क्या है, इम्पल्स होता है। ओके, इसको बढ़िया से बार बार एक एक चीज समझना। देखो ये जो पोलैरिटी का रिवर्स हो गया था बच्चा, पोलैरिटी का जो रिवर्स हुआ था, इस कंडीशन को बोलते डिपोलराइज हो गया। आपका न्यूरॉन क्या हो गया, डिपोलराइज हो गया। ये क्यों हुआ डिपोलराइज, सोडियम आयन के क्या कारण, परमेबल होने के कारण। सोडियम आयन पॉइंट ए के पास गया तब ना ये परमेबल हुआ, ठीक है, ये सारी चीज है। और ये मैंने आपको करंट का फ्लो बताया था कैसे होगा, कि देखो जहां पे पॉइंट ए पे स्टिमुलस लाए थे वहीं पे सिर्फ पोलैरिटी का चेंज रिवर्स हुआ, बाकी जगह नहीं हुआ। जैसे पॉइंट बी पे वही है, माइनस 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 प्लस बाहर में, तो आउटर सरफेस में देखो यहाँ प्लस है माइनस है, मूवमेंट ऑफ चार्जेज या करंट कहां से कहां होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो देखो बी टू ए होगा, करंट का मूवमेंट आउटर सरफेस में बी टू ए, और जबकि इनर सरफेस की बात करेंगे तो ए टू बी। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो इस सब अच्छे से कर, हाँ ये वाला पॉइंट, कि जब आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन था, जब न्यूरॉन आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन था, मतलब अंदर में निगेटिव बाहर में प्लस पॉजिटिव था, ये जो आयनिक ग्रेडियंट था कौन मेंटेन करता था, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेंटेन करता था, जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। और सोडियम पोटेशियम पंप कैसे मेंटेन करता था, तो थ्री सोडियम को अंदर से बाहर ले जाता था और 2 सोडियम को बाहर से अंदर ले आता था। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा। 3 सोडियम को आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सॉन प्लांट और 2 पोटेशियम आयन को इनवर्ड इन द एक्सॉन। ओके, आप ये सब चीज समझ लिए होगे। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। कौन सा है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। ओके, चलिए देखते हैं। ये देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिनेप्स है ये, ठीक है, देखता हूं कितना सारा है। ओके चलिए पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। देखो हाँ, a nerve impulses is transmitted from one neuron to another through a junction called synapse। देखो इम्पल्स का तो डेवलप हमने करा लिया इससे जस्ट ऊपर। तो जब इम्पल्स का डेवलप होगा ना, तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जैसे मान लो तो ये एक एक्सॉन है, ये एक एक्सॉन है, ठीक है, एक न्यूरॉन से सॉरी एक एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन मान लेते हैं, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है। देखो एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन, इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक न्यूरॉन में इम्पल्स डेवलप हुआ, तो अब यहाँ से इम्पल्स का डेवलप हुआ। आपको पता है एक्सॉन इम्पल्स को दूर ले जाता है, तो ये एक्सॉन से इम्पल्सेस आएगा दूसरे एक्सॉन में, किसके, एक जंक्शन के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एक्सॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कॉल। ये देखो यहाँ पे एक जंक्शन का डेवलप हो जाएगा। ये पहला न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन इसको बोले, इसको सेकेंड बोलते हैं। दोनों न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन डेवलप हुआ, जिसके कारण इम्पल्स यहाँ आया, किसके द्वारा होते हैं, जिस जंक्शन को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। अब देखो सिनेप्स किसके किसके द्वारा फॉर्म होता है वो भी देख लो, कि सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स। देखो सिनेप्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, synapse is formed by the membranes of presynaptic neuron, postsynaptic neuron or postsynaptic neuron which may or may not be separated by gap called synaptic cleft। देखो ये क्वेश्चंस पूछता है आपको, सिनेप्स
सिनेप्स कौन कौन मिलके बनाता है, ये क्वेश्चंस पूछता है, बहुत बार आया हुआ है। देखो ये आपका ये जो मेम्ब्रेन है ये है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये देखो ये बाहर वाला जो था पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक ना। और जो सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में कभी कभी गैप प्रेजेंट होता है जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये तीनों मिलके कौन क्या करता है, सिनेप्स का फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन पूछता है कि सिनेप्स का फॉर्मेशन कौन कौन करता है, तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलके क्या करता है, सिनेप्स का फॉर्मेशन करता है। चलो अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्स, ये कह रहा है कि दो प्रकार के सिनेप्स होता है, सबको पता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, दूसरा होता है केमिकल सिनेप्स। एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, दूसरा होता है केमिकल सिनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, देखो कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है ना बच्चा, कि ये जो आपका प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना, प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में गैप लगभग नहीं प्रेजेंट होता है। दोनों के बीच जो होता है ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बहुत नजदीक एक दूसरे के बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहता है। उसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट लगभग ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है। ओके देखो अब देखो इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दिस सिनेप्स। ओके कह रहे कि इलेक्ट्रिकल, देखो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कह रहे कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक करंट होगा डायरेक्ट फ्लो होगा कहां, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ट्रांसमिशन ऑफ वन impulses across electrical synapses is very similar to impulse conduction along a single axon. Okay, impulse transmission across an electrical synapse, ये important point है। Impulses transmission across an electrical synapse is always faster than the across a chemical synapse. केमिकल सिनेप्स कह रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है ना, वो ऑलवेज फास्टर होगा किससे, केमिकल सिनेप्स के। कारण ये होना फास्टर होने का यही कारण है कि इसके पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये जो दोनों के बीच में जो गैप है ना बच्चा, ये जो गैप है ये एब्सेंट रहता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से, ये वाला गैप। अगर ये गैप ही इसके पास एब्सेंट हो जाएगा तो डायरेक्ट करंट पास कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स डायरेक्ट मतलब कि उसमें कोई समय नहीं लगता है। आपको एक बार फिर से बताऊंगा, इसलिए एक बार ध्यान से पहले देख लो क्या क्या है। अब देखो अब हम लोग देखेंगे केमिकल सिनेप्स में। At a chemical synapse, the membrane of the pre and post synaptic neurons are separated by a fluid-filled space called synaptic cleft. केमिकल सिनेप्स में क्या होगा, प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन सेपरेटेड होगा और उनके बीच में फ्लूइड फील्ड एक स्पेस प्रेजेंट होगा जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोले थे, जो कि एब्सेंट था कहां, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। मैं अभी आपको एक डिफरेंस बता दूंगा दोनों में, टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखो केमिकल्स कॉल्ड neurotransmitter are involved in the transmission of impulses at the synapse. The axon terminal contain होता है vesicles called neurotransmitter, सॉरी वेसिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं, जिसके पास क्या फील्ड रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड रहता है। when the impulse action potential arrives at the axon terminal, it stimulates the movement of the synaptic vesicles toward the membrane. They fuse with the प्लाज्मा देखो किससे फ्यूज करता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज करता होगा। द मेम्ब्रेन एंड रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक लेवल। पहले इसको एक चीज कर लेते हैं तब इसके आगे पढ़ेंगे। देखो हमको पहले सिंपल सा डिफरेंस पता करना है, सिंपल सा, ज्यादा नहीं जानना है। केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्स में डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल है। पहला बात, इसमें जो होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट में सिनेप्टिक क्लेफ्ट, छोटा सा डिफरेंस बस जानना है, एब्सेंट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट। इंपल्स का जो ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन फास्ट होगा, इसमें जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा स्लो होगा।
क्या होगा, स्लो होगा। तीसरा चीज इसमें क्या देखेंगे हम लोग, तीसरा चीज इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होगा, करंट इसमें इन्वॉल्व होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ये किसके द्वारा होगा, केमिकल सिनेप्स, ये होगा आपको केमिकल सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस। जिस केमिकल सब्सटेंस को हम लोग एक चीज और बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ये हम लोग समझे इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप्स का मोटा मोटी डिफरेंस है ये तीनों। अब चलो जो अब हम लोग देखो, अब हम लोग ये पहले देखते हैं इसमें, ये फिगर समझाते हैं, फिर आपको मैं फंक्शंस बताऊंगा कैसे क्या होता है। देखो ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है, ये जो बड़ा वाला है एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। और देखो एक्सॉन टर्मिनल में ये क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है, छोटा छोटा ऐसे करके। और सिनेप्टिक वेसिकल्स में देखो गोला गोला ये प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, वही न्यूरोट्रांसमीटर, नहीं बोले कि केमिकल सब्सटेंसेस होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, तो क्या कैसे होता है, देखो केमिकल कॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस एट दी सिनेप्स, यानी केमिकल सिनेप्स में। देखो एक्सॉन टर्मिनल कंटेंट्स, वही चीज है जो मैंने अभी बता दिया कि जो एक्सॉन टर्मिनल होगा, टर्मिनल कंटेंट वेसिकल फील्ड विथ दीज न्यूरोट्रांसमीटर। देखो एक्सॉन टर्मिनल के पास क्या है, वेसिकल प्रेजेंट है, जिसके पास क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट रहता है। व्हेन जब एन इम्पल्सेस एक्शन पोटेंशियल अराइव्स करता है एक्सॉन टर्मिनल पे, जब एक्सॉन टर्मिनल पे इम्पल्सेस आएगा, एक्सॉन टर्मिनल के इम्पल्सेस यहाँ पे आएगा, तो ये क्या होगा, ये जो प्री सिनेप्टिक मेमोरी, ये जो पोस्ट क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्टिक वेसिकल्स जो है ये क्या करेगा, आपको मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा। देखो अटैच हो गया, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है, इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा से फ्यूज किया, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज किया ना, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, फिर फ्यूज किया एंड रिलीज करेगा देयर फ्यूज करेगा, फ्यूज करके क्या करेगा, रिलीज करेगा देयर न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। देखो यहाँ फ्यूज किया, रिलीज किया, क्या न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब देखो इससे आगे क्या होगा, अब जो इंपॉर्टेंट लाइन के देखो, द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। देखो न्यूरोट्रांसमीटर जो हम रिलीज किए ना, हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है, तो जो जिस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होगा उस टाइप से अपना रिसेप्टर्स से बाइंड करेगा। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होता है, तो रिसेप्टर्स आर फाउंड इन कौन सा मेम्ब्रेन में, देखो फाउंड इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन पूछता है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, याद रखना, यहाँ लिखा हुआ एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये देखो कि ये जो जैसे बाइंड किया, अब देखो अब नेक्स्ट पॉइंट कि देखो दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल इज अलोइंग द एंट्री ऑफ आयन व्हिच कैन जनरेट न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। यही है। अब देखो द न्यू पोटेंशियल डेवलप होगा ना, वो या तो एक्साइटरी होगा या इनहिबिटरी होगा। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर डेवलप हुआ ना, न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हुआ वो फिर किससे बाइंड किया, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से के रिसेप्टर से बाइंड किया, फिर वो क्या होगा, एक न्यू इंपल्सेस, एक न्यू इंपल्स डेवलप करेगा, जो कि क्या होगा, या तो एक्साइटरी होगा या इनहिबिटरी होगा। तो एक चीज हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में ऐड करेंगे जो क्वेश्चन पूछता है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना बच्चा, ये दोनों होते, या तो एक्साइटरी होगा या इनहिबिटरी होगा, एक्साइटरी या इनहिबिटरी दोनों होता है, ये कुछ भी होगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, सिनेप्स में क्या देखे, सिंपल चीज था, सिनेप्टिक वेसिकल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एक्सॉन टर्मिनल में प्रेजेंट होता है, ये प्री सिनेप्टिक फोर्स, ये सब चीज मैंने बता दिया, बहुत सिंपल है, इसको पढ़ लेना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है, और दोनों में डिफरेंस देख लेना है। अब हम लोग चलते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलिए इसमें पढ़ते हैं, द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी। ये तो सबको पता है, ये ब्रेन क्या है अपना, मेरा सेंटर है सारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का, ठीक है। एंड एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कमांड और कंट्रोल सिस्टम का काम करता है, कमांड करता है और सारे चीज को कंट्रोल भी करता है। इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट, ये सब चीज सिंपल है, ये सब चीज ना पढ़ो तो भी अच्छा है।
ये किसको किसको कंट्रोल्स करता है? वॉलेंट्री मूवमेंट को, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री फंक्शंस, लंग्स, हार्ट, किडनी, थर्मोरेगुलेशन, हंगर, जो चीज है ना, जितना फंक्शंस होता है ना, सबको ये कंट्रोल करता है। कौन? ब्रेन। इसमें क्या वो जनरल चीज है, या आप लोग खुद से भी समझ जाओगे, ठीक है ना। मेन यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो, ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड, देखो, द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल। ह्यूमन ब्रेन क्या है? स्कल के अंदर में प्रेजेंट है ना, इनसाइड द स्कल, ओके। द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेज। मेनिंजेज क्या होता है? वैसा मेम्ब्रेन जो ब्रेन को कवर्ड करता है। मेनिंजेज अगर बोला गया वैसा मेम्ब्रेन जो ब्रेन या स्पाइनल कोड दोनों को कवर करता है, उसको बोलेंगे मेनिंजेज। अगर वो ब्रेन को कवर करता है तो उसको बोलेंगे क्रेनियल मेनिंजेज, जिसके पास 3 लेयर होता है। जो सबसे दूर आउटर लेयर होगा उसको बोलेंगे दूरामेटर, जो ठीक है, ए वेरी थिन मिडिल लेयर जिसको बोलेंगे एरेक्नोइड, और जो इनर लेयर होगा उसको इनर लेयर विच इज इन कांटेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू कॉल्ड पायामेटर। देखो ये चीज मैं अभी याद कराने का तरीका बताता हूँ। देखो ब्रेन है, मान लेते यही ब्रेन है ना, तो ये मान लेते ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है। देखो ब्रेन के जो मेनिंजेज होता है, नहीं ये अभी नहीं, मेनिंजेज कितना लेयर होता है? 3 लेयर। कौन कौन होता है? ड्यूरामेटर, बीच में होता है एरेक्नोइड मेटर, जो पास में होता है पायामेटर। देखो पाया, पाया मतलब पास, जो ब्रेन के पास होगा, जो ब्रेन के पास होगा उसको बोलेंगे पायामेटर। दूरा, जो ब्रेन से दूर होगा उसको बोलेंगे दूरामेटर। देखो ना दूरामेटर, जो क्या होगा? ब्रेन से सबसे दूर होगा। दूरा, दूर, सबसे दूर होगा। अभी देखो दूरामेटर क्या होता है? ये टफ होता है, ठीक ना। जबकि इसके बारे में लिखा है कि एरेक्नोइड मेटर क्या होता है? वेरी थिन मिडिल लेयर होता है। मिडिल होता है ये तो पता है, वेरी थिन मिडिल लेयर होगा। पायामेटर क्या होगा? जो ब्रेन से डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। ये देखो ना ब्रेन है तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में जो मेम्ब्रेन होगा वो पायामेटर होगा। जो सबसे दूर होगा वो दूरामेटर होगा। देखो ना, पाया मतलब पास, दूरा मतलब दूर। पूछता है, याद रखेंगे इसी तरह से पूछेगा ना कि ब्रेन से सबसे दूर वाला या आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेनिंजियल मेम्ब्रेन का क्या नाम है? तो दूरामेटर। ब्रेन के जो कांटेक्ट में मेनिंजियल मेम्ब्रेन है उसका क्या नाम है? तो पायामेटर। जो दोनों के बीच में प्रेजेंट है तो उसका क्या नाम है? तो एरेक्नोइड नाम है। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट की ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू इनटू 3 मेजर पार्ट्स। ब्रेन को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हाइंड ब्रेन। ओके, चलो ये फिगर भी एक बार देख लेते हैं। देखो ये जो फिगर है ना बच्चा, ये पूरा टोटल पार्ट सेरिब्रम है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? सेरिब्रम दो पार्ट, देखो सेरिब्रल दो पार्ट का, सेरिब्रल दो भाग में डिफरेंट, सॉरी, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्पस कैलोसम। ये ब्रेन का जो है ना सेजाइटल सेक्शन होता है, जो मतलब सेजाइटल सेक्शन जो ब्रेन है ये इनके बीच से काटा हुआ पार्ट है। ओके, ये देखेंगे, ये फिगर याद रखना है। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है, ये आपका क्या हो? सेरिबेलम है, पॉन्स है, मेडुला है। फिगर याद रखना है कहाँ क्या क्या है, ये सब चीज देख लेना। ओके, फिगर आप अपने से ध्यान में रखना, कहाँ कहाँ कौन कौन सा पार्ट्स है अपना देख लेंगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं ब्रेन के सारे पार्ट्स को। देखो अब है कि द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है, तो बहुत सारा सारा चीज हम लोग इतना पढ़ना है। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सब आ रहा है कि सेरिब्रम फॉर्म्स ए मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सेरिब्रम क्या है? ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रल लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हाफ्स। सेरिब्रम को 2 भाग में बांटता भी बताया, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर सर कनेक्ट, आप देखो हेमिस्फीयर जो होगा लेफ्ट और राइट में बटा ना, देखो एक हेमिस्फीयर यहाँ बताया गया है बस, ये एक हेमिस्फीयर है, इसके दूसरे बगल दूसरा हेमिस्फीयर होगा। दोनों हेमिस्फीयर जो होगा ना, देखो द हेमिस्फीयर्स आर
कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। जो हेमिस्फीयर्स होता है वो दोनों किसके द्वारा कनेक्टेड होता है? एक नर्व फाइबर्स के द्वारा कनेक्टेड होता है, जिसको क्या कहेंगे? कॉर्पस कैलोसम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देखो ना, सेरिब्रम दो डिवाइड हो गया, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोनों किसके द्वारा इंटरकनेक्ट होगा? इंटरकनेक्ट बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, इंटरकनेक्ट बाय कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। ये सब चीज याद रखना, सिंपल चीज है, उतना टफ भी नहीं है। अब देखो, अब नेक्स्ट जो यहां से पूछता है कि द लेयर ऑफ the layer of cells which cover the cerebral hemisphere is called cerebral cortex and is thrown into prominent fold। क्वेश्चंस पूछता है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वो क्या होता है? तो द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो सेल्स का लेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करता है उसको क्या कहते हैं बच्चा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं उसको? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को बोलते हैं द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ओके, अब देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में एक चीज और पूछा जाता है कि जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो व्हाइट मैटर है या ग्रे मैटर है, वो चीज हम देखते हैं। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स बच्चा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर टू एज द ग्रे मैटर। क्यों ग्रे मैटर है? ड्यू टू द इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। ग्रे मैटर इसलिए क्योंकि ग्रे की तरह दिखता है। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर गिव राइज टू द कलर। देखो हम लोग यहाँ पे अगर बात करेंगे ना ग्रे और व्हाइट मैटर की, देखो दो प्रकार के फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा? ग्रे, अरे यार, एक होता है ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में क्या होगा? अगर सेल बॉडीज प्रेजेंट है, सिर्फ सेल बॉडीज प्रेजेंट। दूसरा होगा व्हाइट मैटर, यहाँ क्या होगा? माइलिनेटेड एक्सॉन इज प्रेजेंट। माइलिनेटेड एक्सॉन इज प्रेजेंट, समझ गए? अगर ग्रे मैटर है तो यहाँ पे क्या होगा? सेल बॉडीज कंसंट्रेट होगा। देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है बच्चा? ये ग्रे मैटर है, ठीक है। क्यों ग्रे मैटर है? क्या कि यहाँ पे क्या है? सेल बॉडीज आर कंसंट्रेट हियर गिविंग टू द इट्स कलर। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास कौन कौन सा फंक्शनल एरिया प्रेजेंट होता है। देखो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मेजर मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड लार्ज रीजन दैट आर नाइदर क्लियर। अब तीसरा क्या होगा? लार्ज रीजन होगा जो कि ना ही सेंसरी होगा ना ही मोटर होगा, वो क्या होगा? एसोसिएशन एरिया होगा। समझ गए? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास कितना एरिया देखे? 3 एरिया। एक क्या था? मोटर था। दूसरा क्या था? सेंसरी था। तीसरा क्या है? ना ही मोटर है ना ही सेंसरी है। क्या नाम है उसका? एसोसिएशन एरिया। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो पूछता है, एसोसिएशन एरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दे गिव एन ओपेक व्हाइट अपीयरेंस टू लेयर एंड हेंस इज कॉल्ड द व्हाइट मैटर। कह रहा है बच्चा, यहाँ का इंपोर्टेंट लाइन क्या है? जो फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट जो कि कवर्ड होता है किसका? देखो फाइबर ऑफ ट्रैक्ट क्या? एक्सॉन ही है। एक्सॉन फाइबर ही बोलो या न्यूरल फाइबर बोलते हैं। फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट जो कि कवर्ड होगा किससे? माइलिन शीथ से कवर रहेगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करेगा क्या? इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो इनर पार्ट होता है वो बनाएगा। अब देखो हम बोले थे अगर माइलिनेटेड एक्सॉन फाइबर प्रेजेंट होगा तो क्या बनाएगा? व्हाइट मैटर। एक चीज यहाँ से एक चीज देखे आप, जो सेरिब्रल है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करेंगे, हेमिस्फीयर में एक चीज आप कॉमन चीज देखे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो इनर पार्ट में होगा क्या होगा?
इनर में आपको व्हाइट मैटर होगा, ठीक है, और आपको आउटर में क्या होगा, ग्रे मैटर होगा। ये होगा, यहां से हम लोग सीख गए। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर में होता है, इनर में व्हाइट मैटर और आउटर में ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर क्यों होता है, माइलिनेटेड एक्सोन के कारण प्रेजेंट होता है व्हाइट मैटर, और ग्रे मैटर क्यों होता है, सेल बॉडीज के कारण प्रेजेंट होता है। ये सब चीज समझ गए। अब देखो द सेरिब्रम रेव्स अराउंड, अब देखो सेरिब्रम, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेरिब्रम करता है, रेव्स करता है अराउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। सेरिब्रम एक स्ट्रक्चर को रेप्स करता है, मतलब ढकता है, जिसको क्या बोलेंगे, थैलेमस, जो कि क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। वो क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, किसका किसका, मोटर और सेंसरी सिग्नल का। ओके, अब देखो अनोदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी पूछता है। ये प्रेजेंट होगा बेस ऑफ द थैलेमस, थैलेमस के बेस पे प्रेजेंट होगा। अब देखेंगे, देखो हाइपोथैलेमस का मेन जो क्वेश्चंस आता है इसके फंक्शंस पे आते हैं। ओके, देखो हाइपोथैलेमस कंटेंट्स, देखो इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, द हाइपोथैलेमस कंटेन्स ए नंबर ऑफ सेंटर्स व्हिच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। देखो हाइपोथैलेमस के पास कौन कौन चीज का सेंटर होता है बच्चा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछता ही पूछता है। हाइपोथैलेमस किसका किसका सेंटर है यहाँ पे, ड्रिंकिंग का, अर्ज फॉर ईटिंग का, अर्ज फॉर ईटिंग का, तीसरा क्या होगा, अर्ज फॉर ईटिंग का, एंड तीसरा बॉडी टेम्परेचर। इन तीनों को कंट्रोल करने का सिग्नल इसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब चलो ये सब चीज, इट आल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स विच सेक्रेट्स हार्मोन, ये सब चीज उतना नहीं जरूरी है। अब देखो मेन जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमिगडाला, द इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस ईटीसी फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को लिम्बिक लॉब और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम्स कौन कौन मिलके बनाता है, ये पूछता है बच्चा। लिम्बिक जो आपका सिस्टम्स है वो कौन कौन मिलके बनाएगा, तो देखो इनर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, इनर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, दूसरा कौन सा होगा, देखो इनर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, किधर गया, सॉरी सॉरी, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सॉरी सॉरी गलती हो गया, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दूसरा क्या था, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, डाला एंड हिप्पोकैम्पस, तीनों मिलके क्या बनाता है, ठीक है, तीनों मिलके बनाता है लिम्बिक सिस्टम्स, ठीक है। अलोंग विथ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ मिलके किस किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इट इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन एंड इमोशनल रिएक्शन। इमोशनल रिएक्शन में क्या होगा, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज मतलब डरना, फियर, ये सब मोटिवेशन, ये सब चीज में इन्वॉल्व कौन होता है, ये सारी चीजें में लिम्बिक सिस्टम। कौन कौन चीजें में, सेक्सुअल रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन एंड मोटिवेशन, ये सारे चीज में कौन इन्वॉल्व होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अब हम लोग चलते हैं मिड ब्रेन पे, ठीक है। देखो मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। देखो मिड ब्रेन बच्चा ये है, कहाँ गया, सेरिब्रल एक्विडक्ट, दिस इज द सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये वाला पॉइंट। देखो ये हुआ आपका थैलेमस, थैलेमस ऊपर में थैलेमस, नीचे में पोन्स। थैलेमस और पोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, मिड ब्रेन। ये जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है ना, यही ना मिड ब्रेन का जो डक्ट होता है, इसी को बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। कहाँ का प्रेजेंट होता है, थैलेमस और पोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो इसके पास एक कैनाल होता, बोला था अभी कि इसके पास कैनाल होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैनाल को क्या बोलते हैं, एक कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है ना, पासेस थ्रू द मिड ब्रेन,
ठीक है। ये एक और पॉइंट आ गया। द डोर्सल पोर्शंस ऑफ द मिड ब्रेन कॉन्सिस्ट, कितना लोब, 4 राउंडेड स्वेलिंग प्रेजेंट होता है, या जिसको हम लोब बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, पोरपोरा क्वाड्रिजेमिनिया। ओके, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग चलते हैं हैंड ब्रेन पे। ठीक है, तो हैंड ब्रेन में क्या क्या मिलकर हैंड ब्रेन बनाता है, पोन्स बनाता है, सेरिबेलम बनाता है, मेडुला, ये सब है। मेडुला का दूसरा नाम क्या है, मेडुला ऑब्लांगाटा है। ये तीनों मिलके क्या करता है, हैंड ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। पोन्स के पास क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ फाइबर स्ट्रैक, जो कि इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। पोन्स के पास क्या होता है, उतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि पोन्स के पास क्या होता है, एक फाइबर होता है जो क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को इंटरकनेक्ट करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, cerebellum has very convoluted surface in the order to provide additional surface for many more neurons, वो सब ठीक है। the medulla of the brain is connected to the spinal cord, ये जो ब्रेन हैंड ब्रेन का जो मेडुला होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, स्पाइनल कोड से कनेक्टेड होता है, स्पाइनल कोड से कनेक्टेड होता है। अभी तक नहीं आया इंपॉर्टेंट पॉइंट यार। अब देखो, हाँ ये है ना, द मेडुला contains centers which control respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretion। मेडुला के पास किस किस चीज का सेंटर्स प्रेजेंट होता है बच्चा, रेस्पिरेशंस का, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स का एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशंस का, तीन चीज का। ओके, अब देखो, 3 मेजर रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम। हाँ, ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन कौन कौन करता है, ये तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही चाहिए। ब्रेन स्टेम कौन कौन मिलके ब्रेन स्टेम बनाता है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगाटा। प्लस पोन्स प्लस मेडुला ऑब्लांगाटा, ये दोनों तीनों मिलके क्या करता है, ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। आइए, ब्रेन स्टेम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, या किसको किसको कनेक्ट करता है, ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को ये कनेक्ट करता है। ओके, इसमें इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन हमको याद करना था, पहले की फोर ब्रेन में कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कौन जोड़ता है, तो कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है, कॉर्पस क्लोसम जोड़ता है। और क्या होता है कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जो मेम्ब्रेन सेल्स का सेल्स होता है जो कवर करता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं बच्चा, उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, व्हाइट मैटर की ग्रे मैटर है, वो आपका ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर क्यों है, तो इसके पास क्या होता है, सेल बॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि इसके सेरिब्रल, ठीक है, और से अब देखेंगे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास 3 फंक्शन एरिया होता है, एक मोटर एरिया होता है, दूसरा सेंसरी एरिया होता है, तीसरा क्या होता है, ना ही मोटर है ना सेंसरी है, वो इंटर सेंसरी एरिया है। ये सारी चीजें था। और एक चीज देखे थे कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। व्हाइट मैटर किसको बोलते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन इज प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम व्हाइट मैटर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ बोले तो इस चीज से हम एक चीज देखे कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उसके अंदर में क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है, जबकि बाहर में क्या होता है, ग्रे मैटर होगा। ओके, उसके बाद हम मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, हाइपोथैलेमस, जो कि याद करना था कि हाइपोथैलेमस के बारे में जानना था कि जो हाइपोथैलेमस होता है इसके पास किस किस चीज का सेंटर होता है, ड्रिंकिंग का, अर्ज फॉर ईटिंग एंड बॉडी ऑफ टेम्परेचर, ये सारे चीज को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तीसरा चीज हमको पढ़ना था लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम को सबसे पहली बात की कौन कौन मिलकर लिम्बिक सिस्टम बनाता है, तो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, ये तीनों मिलके क्या करता है, लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। और लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलके क्या क्या चीज को रेगुलेट करता है, तो रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन एंड मोटिवेशन, ये सारे चीज था। मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हैंड ब्रेन कहाँ होता है, हैंड ब्रेन कौन कौन मिलके बनाता है, तो पोन्स मिलके बनाता है, सेरिबेलम मिलके बनाता है एंड मेडुला मिलके बनाता है, ये सारे चीजें। और ब्रेन स्टेम कौन कौन मिलके बनाता है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा मिलके मिड ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। ओके, मिड ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा ये तीनों मिलके। उसके बाद क्या होगा, ये बनाया मेडुला ऑब्लांगाटा। इसमें देखो सेरिबेलम प्रेजेंट नहीं होता मिड ब्रेन, यहाँ पे एक चीज याद रखना, सेरिबेलम इज एब्सेंट इन मिड ब्रेन। ओके, चलिए आज यहीं तक।
हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, इससे रिलेटेड देखो, पहला क्वेश्चन है मेरा कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप अक्रॉस मेम्ब्रेन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, मैंने बताया था, क्या बताया था सोडियम पोटेशियम पंप्स के बारे में। चलो देखते हैं कहाँ गया सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ क्या करता था, 3 सोडियम को बाहर ले जाता था, 2 सोडियम को पोटेशियम को अंदर ले आता था, 3 सोडियम को आउटवर्ड और 2 सोडियम्स को इनटू द सेल्स या इनवर्ड। यहाँ देखो ऑप्शन मिलता है कि कौन सा है, 3 सोडियम को आउटवर्ड एंड 2 पोटेशियम को इनवर्ड इनटू द सेल्स। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, मैंने बताया था, तो ये हो गया बी। आप देखो मैंने बताया और है कि सीक्वेंसेस ऑफ मेनिंजेज फ्रॉम इनर टू द आउटसाइड। इनर मतलब अंदर, मतलब कि आपको ब्रेन के पास, हम तो बोले थे जो पास होगा पायामेटर, जो दूर होगा डूरामेटर, बीच में एरेकेनवाइट। तो ये ऑप्शन होगा, पास वाला पायामेटर, दूर वाला डूरामेटर, बीच में एरेकेनवाइट मेटर। ओके, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ ए नर्व इम्पल्सेस द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ। ये वही चीज है जब मैंने बताया था, एक्शन पोटेंशियल कब डेवलप होता था, जब मेरा डीपोलराइजेशन होता था। डीपोलराइज कब होता था, जब हम स्टिमुलस अप्लाई करते थे। स्टिमुलस अप्लाई करते थे तो वहां क्या होता था बच्चा, यह देखो, ये देखो, जैसे स्टिमुलस हम लोग ने अप्लाई किया था, कहाँ गया फिगर, यहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई किए थे बच्चा, तो क्या हुआ था, सोडियम प्लस अंदर आ गया, फ्री परमेबल टू सोडियम प्लस, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में सोडियम आया, जिसके कारण क्या हुआ, पोलरिटी डिफरेंस हो गया था, पोलरिटी का रिवर्स हो गया था। तो मतलब हमने बताया था ना कि डीपोलराइज होगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम का फ्री परमेबल हो जाएगा। यही चीज यहाँ लिखेंगे, देखो सोडियम का क्या होगा, फ्री परमेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब सोडियम का मूवमेंट कहां से होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर में जाता था ना, इसे जब अगर मेम्ब्रेन था न्यूरॉन का, तो सोडियम प्लस Na प्लस तेजी से जाने लगता था जब हम स्टिमुलस अप्लाई करते थे। ऑप्शन ये होगा। देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स फीचर। पहला ऑप्शन है कि इफरेंट न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर। मैंने क्या बताया था, इफरेंट न्यूरॉन, इफेक्टर मतलब जहां आपको कोई चोट लगाओ, जहां पे हम स्टिमुलस अप्लाई करेंगे। मान लेते अगर यहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई हुआ, हमने बताया था कि अगर स्टिमुलस यहाँ से इफेक्टर यानी कि टिश्यू से अगर सीएनएस की ओर आएगा तो आओ एफरेंट, और सीएनएस से अगर टिश्यू तक गया यानी इफेक्टर तक गया तो वो होगा इफरेंट। ये तो सही है, कैरी सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर, ये आपका क्या होगा, इफरेंट होगा। एक्सॉन टर्मिनल प्रोसेस न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल्स, ये भी बताए थे कि न्यूरोट्रांसमीटर थी बेसिक सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल में क्या प्रेजेंट होता है, सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होता है, और सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। तीसरा है कि लिम्बिक सिस्टम्स अलोंग विद द हाइपोथैलेमस इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, ये भी बताया था। जो आपका लिम्बिक सिस्टम से देखो ना, ये एनसीईआरटी सारे एनसीईआरटी के लाइन है, यहाँ देखो लिखा हुआ ना, लिम्बिक सिस्टम अलोंग विथ हाइपोथैलेमस इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस एंड मोटिवेशंस, वही चीज है। चौथा जो लाइन है कह रहा है कि एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट इन सेरिबेलम, नॉट, एसोसिएशन एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बच्चा देखो यहाँ देखो गलती कर दिया, यही ऑप्शन हो, देखो हम लोग जो देखते हैं एसोसिएशन एरिया, ये है एसोसिएशन एरिया, ठीक है। एसोसिएशन एरिया कहाँ है प्रेजेंट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। एरिया किसका है, एसोसिएशन एरिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यही आपका गलती हो गया। ओके, ये आपका कह रहा है कि कौन सा गलत है ऑप्शन है, तो डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ द टाइप ऑफ न्यूरॉन विच इज लोकेशन। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से खूब पूछता है, मैंने बताया था ना, यूनिपोलर न्यूरॉन बाइपोलर, देखो यूनिपोलर न्यूरॉन इमरानी के, देख लो तीनों चीज बताया हूँ, एक जगह लिख भी दिया हूँ, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए लिख दिया। देखो कहाँ गया यूनिपोलर बाइपोलर, यहाँ है, यहाँ है यूनिपोलर, किधर गया, किधर गया, यहाँ पे देखो मल्टीपोलर,
मल्टीपोलर का क्या एग्जाम्पल था? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बाइपोलर का क्या एग्जाम्पल था? रेटिना ऑफ आई। यूनिपोलर का क्या एग्जाम्पल था? इमरानिक स्टेज। ठीक ना। चलो अब ऑप्शन मिलाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन के एग्जाम्पल इमरानिक स्टेज, सही बात। बाइपोलर न्यूरॉन कॉर्निया ऑफ आइज, नॉट रेटिना ऑफ आइज ना, ये शायद गलती हो गया तो। मल्टीपोलर न्यूरॉन नहीं, रेटिना है कि कॉर्निया है? एक सेकंड में देख लेता हूँ। देखो ये डिफरेंट भी हो सकता है। एक सेकंड। नहीं, रेटिना मेरे अकॉर्डिंग सही होगा, तो मुझे लगता है कि ये गलत होना चाहिए। बाइपोलर न्यूरॉन कॉर्निया ऑफ आई। मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये तो सही है। तो आपका ऑप्शन होगा 1 एंड 3। ओके। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बाइपोलर न्यूरॉन किसमें प्रेजेंट होता है? रेटिना ऑफ आइज। रेटिना ऑफ कॉर्निया तो अलग अलग चीज है। तो मेरे अनुसार 1 एंड 3 होना चाहिए, सबके अनुसार अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। टू एनसीईआरटी। ओके। ओके, आज यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।